तो क्या हाल चाल। देखो यार, सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं भाई नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, अब नंबर सिस्टम का पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को एक और बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो है ये अपनी देवी लाल सीरीज है, यानी कि देवी लाल टू डेविल सीरीज है। इस सीरीज में हम बेसिक मैथ से एडवांस मैथ्स तक को जानेंगे, यानी कि भाई साहब हम इस लेवल तक के मैथ्स को जानेंगे जिस लेवल तक अगर हर एक आदमी जानता है तो उसके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैथ्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, मतलब एक बहुत डीप सब्जेक्ट है मैथ्स। लेकिन इसको हम उस लेवल तक जानेंगे जिस लेवल तक भाई अगर तुम लोग जानते हो तो तुम्हारे को जो है तुम्हारे आस पास वाले लोग मैथ्स का देवता कहना शुरू कर देंगे। यानी कि भाई एक अच्छे खासे लेवल तक मैं तुम्हारे को मैथ्स पढ़ा दूंगा, मैथ्स के बारे में बता दूंगा। तो देखो यार, हमने पहली वीडियो जो है वो डाली थी नंबर सिस्टम पे, और अभी भी वीडियो जो है नंबर सिस्टम पे ही चलेगी, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ और एडवांस तक जाऊंगा, जिसमें आई थिंक सो 1 महीना या 2 महीना लग सकता है। तो बने रहना इस वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। तो देखो यार, हमने जो है पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और नंबर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और आज हम थोड़ा उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर तुम ये बोल सकते हो नंबर लाइन प्रेजेंटेशन। अब देखो, नंबर लाइन प्रेजेंटेशन क्या है। नंबर लाइन प्रेजेंटेशन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले तुम ये देख लो नंबर लाइन। ठीक है, यानी इसे कोई ऐसी लाइन है जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक मैं जस्ट एक लाइन लिख लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो लाइन होती है इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है ओरिजिन। और ओरिजिन जो है बिल्कुल बीच में होती है इस नंबर के। ठीक है, इस लाइन की बिल्कुल बीच में जो चीज़ होती है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। अब ये ओरिजिन जो है हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी तुम्हारे को थोड़ा बहुत पता होगा कि भाई इसमें होने क्या वाला है। देखो, इसमें जो सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि देखो, नंबर लाइन जो हमारे इंटीजर्स को काफ़ी हद तक बता देता है। कैसे? देखो, नंबर लाइन में हमारे पास एक तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब देखो, जो नेगेटिव साइड होती है और जो पॉजिटिव साइड होती है, उन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, अब इंटीजर जो है वो वैसे नंबर होते हैं जो कि भाई पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने तुम्हारे को बताया था और अभी जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास सिंपल चीज़ क्या होती है कि इधर जो है हमारे पास नेगेटिव होंगे, इस तरह पॉजिटिव होंगे। लेकिन 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 हमेशा नेगेटिव किस प्रकार से शुरू होंगे और पॉजिटिव किस प्रकार से शुरू होंगे। तुम इसको इस तरीके से लिख रहे हो कि मान लो यहाँ पर बीच में एक मिरर है, एक शीशा है। अब तुम अगर शीशे के सामने कोई चीज़ रखो तो वो शीशे में हमेशा उल्टी दिखाई देती है। वही चीज़ नंबर लाइन के साथ होगी। जो ओरिजिन है उससे आगे तुम सादी गिनती लिख दो। कैसे? 1 2 3 4 5 6, और ये आगे हमारे अनगिनत तक जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैंने एक शीशा रखा हुआ है तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ नोट कर सकते हो कि भाई 1 2 3 4 ये जो हमने काउंटिंग लिखी है, इधर को अगर शीशे में दिखती तो कैसे दिखती? तो ये कुछ इस प्रकार से दिखती, 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि उल्टी दिखती है। और वही चीज़ है कि हम हमेशा नेगेटिव पार्ट को इसी तरीके से लिखते हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ होती है नंबर लाइन में, वो क्या होती है। देखो, नंबर लाइन में हमेशा हमारे पास जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव हुई, हमेशा जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव हुई। और जब भी हम अगर बात करें कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, किसी भी चीज़ के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज, और किसी भी चीज़ के घटने को हम बोलते हैं डिक्रीज। ठीक है, अब देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि हमेशा लेफ्ट से राइट को जब हम देखेंगे तो जो नंबर्स है हमेशा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब हम डिक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे तो हमेशा जब हम राइट से लेफ्ट की ओर देखेंगे तो हमेशा जो नंबर है वो डिक्रीज ही होंगे। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से देखते हैं कि मान लो यहां पर मैं 3 और 5 लेता हूं, 3,5, और यहाँ पे मैं -3 और -5 लेता हूँ। अब यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। 3 और 5 में से बड़ा हम इजीली बोल सकते हैं कि जो 5 है वो बड़ा है। ठीक है, तो हम
किस बेस पे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 लेफ्ट साइड है और 5 हमारा राइट साइड है, यानी लेफ्ट टू राइट 5 बड़ा है। और एक नॉर्मल चीज भी है कि 5 हमेशा ज्यादा ही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस का 3 और माइनस का 5 है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो भाई यहाँ पर भी अगर देखें तो 3 बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 तो छोटा होना चाहिए और 5 बड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर तुम नंबर लाइन की तरफ देखते हो तो देखो हमारे पास लेफ्ट में यहाँ पर माइनस का 5 है और राइट में हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3 है, यानी कि इधर इन दोनों में माइनस का 3 बड़ा है और माइनस का 5 छोटा है। यानी कि जो अपनी नंबर लाइन है वो टाइप ऑफ एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर बोलूं एक प्रेजेंटेशन है नंबर्स को लिखने के लिए इन अ इंटीजर वे, ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स को लिखने के लिए। अब इनके बीच एक और चीज जो हमने समझनी है इस नंबर लाइन में वो ये है कि देखो जब भी हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं जैसे 1 और 2, मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, उसमें मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, उसमें मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे मेरे पास एक लाइन है और यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो जी, इसमें हमेशा 1 से और 2 के बीच जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा 2 और 3 के बीच का। यानी कि इन सभी के बीच के जो भी डिस्टेंस होंगे भले ही वो नेगेटिव साइड के ही क्यों ना हो, सारे इक्वल होंगे और इनके बीच जो है हमारे पास अनगिनत पॉइंट्स लाया करते हैं। यानी कि इनके बीच हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब जो हमने नेक्स्ट चीज हमने जो समझनी है वो क्या है, देखो जो नेक्स्ट चीज हमने समझनी है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर और ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। अब देखो कंपैरिजन ऑफ नंबर और ऑर्डरिंग ऑफ नंबर में हमारे पास समझने वाली क्या चीज है। देखो कंपैरिजन ऑफ नंबर ये है कि कोई दो नंबर्स हम ले लेते हैं, उनको आपस में कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर ये है कि कोई 3 4 5 ये ग्रुप ऑफ नंबर है हमारे पास, है क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिनको हम किस प्रकार में लिखेंगे, जिनको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, या तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग है क्या लिख रहा हूं, ठीक है। हम इंक्रीजिंग को बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग को हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग को हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम किस प्रकार से, सबसे पहले हम कंपैरिजन देखते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हारे को इधर बताया कि भाई जब भी हम किसी नंबर को बड़ा या छोटा जानना चाहते हैं तो एक नंबर लाइन पे हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। अब हमेशा इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे को कंसेप्ट एकदम से दिमाग में बैठ जाता है तो भाई तुम हर वक्त नंबर लाइन बना करके घूमते नहीं फिरोगे। अगर कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में है तो बिना नंबर लाइन के तुम बता दो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो इसका एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहला जो मैंने तरीका बताया था वो यही है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाए तो हमेशा जो नंबर्स है वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जाए तो हमेशा जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन 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 अगर हम ऐसे भी नॉर्मली देखें तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, जिसे बोला जाता है कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर में हम क्या देखेंगे, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होंगे, लेट अस से मेरे पास कुछ नंबरों में मेरे पास एक 5 है, एक मेरे पास 6 है, एक मेरे पास माइनस का 8 है, एक मेरे पास 10 है और एक मेरे पास माइनस का क्या है, एक मेरे पास माइनस का 1000 है, ठीक है। अब इधर सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इन सभी को हम एक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो वो ऑर्डर मैं क्या बताता हूं कि सबसे पहले मेरे को एक ऐसा ऑर्डर बताओ जो कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो और दूसरा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन भी असेंडिंग और डिसेंडिंग के बेस पे ही किया जाता है। कैसे, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो कि हमेशा छोटे से बड़ा जा रहा होता है, यानी कि सबसे छोटा जो है वो हमारे पास आएगा और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो होता है बड़े से छोटा, यानी कि घटती हुई चीज, ठीक है। तो अगर घटती हुई चीज है तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इस चीज को आगे समझते हैं। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर को मैं लिखता हूं ए से, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर को तुम ए से, ऐसा नहीं है कि तुम इसको इससे ही डिनोट करोगे, इसे जस्ट मैं डिनोट कर रहा हूं कि असेंडिंग ऑर्डर को, लेट अस से कि असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं ए लिख रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ नंबर्स है,
ये मेरे पास कुछ नंबर्स है, इनको मैंने ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में मैं तब ऑर्डर कर पाऊंगा, इसे तभी लिख पाऊंगा जब मेरे को इनका कंपैरिजन पता होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर हुआ हमारा कोई ऐसी चीज जो क्या हो रही हो, जो हमेशा बढ़ रही हो, ठीक है, जो कि बढ़ रही हो। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो तुम्हारे को सबसे पहले कोई छोटी चीज लिखनी पड़ेगी। अब ये जो पूरा नंबर है इसमें सबसे छोटी क्या है, 5? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम कुछ चीज समझना चाहो तो हमेशा एक चीज देखोगी, जब हमने इंटीजर पढ़ा तो इंटीजर की वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि देखो यार, जो हमारा पॉजिटिव साइड होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव साइड के। अब देखो हमारा ये जो ये वाला साइन होता है ना, इस साइन के ये देखो चोंच जैसा साइन है ना, तो इस साइन के जो खुले हुए पार्ट में जो नंबर लिखा जाता है, मान लो ये, और जो छोटे हुए पार्ट में नंबर लिखा जाता है, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। किस प्रकार से? जो खुला हुआ पार्ट के पास जो नंबर लिखा होगा उसको हम ये बोलेंगे कि भाई ये वाला नंबर जो है बड़ा है, और जो छोटे हुए यानी कि बंद मुंह के पास जो नंबर लिखा गया है उस नंबर को हम ये बोलेंगे ये नंबर जो है छोटा नंबर है। ठीक है। अब देखो हम यहां पर हमेशा एक चीज देखते हैं कि जो हमारा नेगेटिव साइड है वो हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव के। अब वो चीज तो है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास दो चीज है नेगेटिव में, एक माइनस का 1000, एक माइनस का 8। अब इसमें सबसे छोटा क्या है? अब देखो नेगेटिव में एक चीज क्या होती है कि नेगेटिव नंबर जब भी हम देखते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर तुम्हारे को ऐसे दिख रहा है ना कि भाई ये बहुत ही बड़ा नंबर है, वही सबसे छोटा नंबर बन जाता है। और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर होता है। किस प्रकार से? अब यहां पर अगर मैं सबसे छोटे नंबर की बात करूं तो है माइनस का 1000, यानी असेंडिंग में माइनस का 1000 जो है मैं क्या लिख दूंगा, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है। उसके बाद हमारा कॉमा, ठीक है, उसके बाद हमारा उससे बड़ा नंबर आ जाएगा माइनस का 8। अब यहां पर ये छोटे 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 जो नंबर है इनको लिख देते हैं। अब माइनस 8 से बड़ा जो नंबर मेरे को दिख रहा है वो है 5, और 5 से बड़ा नंबर मेरे को 6 दिख रहा है, 6 से बड़ा नंबर मेरे को 10 दिख रहा है। अब देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या है? ऑपोजिट है, उल्टे है। ठीक है। तो यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं कि भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसी चीज को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे को कंपैरिजंस बता रहा हूं, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो कंपैरिजन जब भी हम कर रहे हैं तो ये वाला हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम कंसेप्ट अपना ठीक करना चाहते हैं, ना कि हम कोई होमवर्क कर रहे हैं। अगर होमवर्क कर रहे हैं तब एक हद तक देख सकते हैं कि भाई कहीं से चीटिंग कर लो, लेकिन जब हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं तब भाई तुम अगर अपने आप से काम करो तो बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो कि बड़े से छोटे की ओर जाता है, यानी कि बड़े से छोटा से ओर। ठीक है। कोई बड़ी चीज है वो जब घट रही होती है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज मेरे पास 10 है, तो सबसे पहले मैं यहां पर 10 लिख दूंगा। उससे छोटी चीज मेरे पास 6 है, तो यहां पर मैं 6 लिख दूंगा। 6 से छोटी चीज यहां पर मेरे पास 5 है, और 5 से छोटी चीज मेरे पास माइनस का 8 है। अब देखो हमेशा जो पॉजिटिव चीज है होती है वो हमेशा बड़ी होती है नेगेटिव से, इसलिए मैंने माइनस का 8 लिखा। लेकिन यहां पर अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार वापिस माइनस का 1000 क्यों छोटा है माइनस के 8 से? अब इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। अब नंबर लाइन पे मैंने तुम्हारे को क्या बोला था कि इसको टाइप ऑफ मिरर इमेज में देखते हैं, और जो चीज जितना जीरो के पास होगी वो चीज उतनी ही बड़ी होगी नेगेटिव साइड के लिए। अब देखो अगर तुमने इसको और ढंग से समझना है तो मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूं कि हमारे पास वो एक ओरिजिन होता है, ये नंबर लाइन है, बीच में जीरो है। अब ओरिजिन के लिए हमेशा एक बात याद रखो कि जो नेगेटिव होता है और जो पॉजिटिव होता है। अब देखो जो नेगेटिव साइड का नंबर है, क्या है, जो नेगेटिव साइड का नंबर है जितना ज्यादा पास होगा जीरो के वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। क्या? जो नेगेटिव साइड का नंबर है जितना ज्यादा पास होगा जीरो के उतना ही ज्यादा बड़ा वो नंबर हो जाएगा। और जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें क्या है कि जो पॉजिटिव पार्ट का नंबर जितना ज्यादा दूर होगा जीरो से उतना ही बड़ा वो नंबर होगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के यहां पर मैं क्या देख सकता हूं कि माइनस का जो 8 है वो ज्यादा पास आएगा जीरो के रेदर देन माइनस का 1000। ठीक है। तो यहां से मैं क्या चीज बोल सकता हूं कि माइनस का 8 जो है वो बड़ा है माइनस के 1000 से। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब देखो यार जो अपनी नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू अपना क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? देखो जो अपना एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक्चुअली में है क्या? देखो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लिखते हैं मॉड एक्स के अंदर। अब देखो कोई भी चीज ऐसे ऐसे और इसके अंदर कुछ लिखा जा रहा है ना, तो इन दो डंडों को बोला जाता है मॉड। तो उसके अंदर की चीज को हम
डिनोट करते हैं मॉड से, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ है हमारे पास, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी हमेशा जो है पॉजिटिव आती है। अब एब्सोल्यूट होती है, देखो हमारे पास वापस एक नंबर लाइन है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कोई भी जो नंबर है उसका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, ठीक है, ये बीच में जीरो है। अब कोई भी नंबर जिसका डिस्टेंस जीरो से है, ठीक है, वो होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई साहब 3, ठीक है, 3 यहां पर है, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, दैट इज दिस, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या चीज होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा जो भी आंसर आता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मैं ऐसे करके -3 और ऐसे करके 3 भी लिख दूं ना, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 3 में ही आएगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम समझ गए बहुत ही इजी तरीके से, लेकिन एक और चीज मैं जो बोलता हूं कि जो मैंने मॉड x लिखा है ना, तो ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जो है x हो सकता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, वो वैल्यू जो कि किसी भी जगह को, किसी भी पॉइंट को बता रही है किधर से, जीरो से, यानी कि कोई भी पॉइंट जीरो से कितने दूर है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बता देता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है वो अपने पास आएगा इंटरवल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या आएगा, इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या चीज है इसको भी समझते हैं। अब देखो अभी आज मैं नंबर सिस्टम में तुम्हारे को मेनली नंबर लाइन ही बता रहा हूं, तो इसमें क्या होता है ना, जो अपना इंटरवल रिप्रेजेंटेशन है इसमें किस प्रकार से हम चीजों को लिखते हैं। देखो हमारे पास वापिस एक क्या है, लाइन है, बीच में हमारे पास एक ओरिजिन है 0, और इधर हमारे पास सारे क्या है, नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। इधर हमारे पास सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर 1 2 3 4 5, और यहीं पर मैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब यहां पर अपने पास इंटरवल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है, देखो अब हम कभी भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो मैथ्स का क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं आएगा भाई तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर में कि भाई ये देखो यार ये नंबर लाइन है, इसमें ये करो वो करो, नहीं, उधर तुम्हारे को एक इंटरवल दिया होगा। कैसा इंटरवल, मान लो हमारे को मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि भाई मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है x जो कि लाई करती है इंटरवल -5 और -1 के बीच, ठीक है, जो हमारे पास लाई करती है ओपन इंटरवल -5 -1 के बीच, या फिर हमारे को इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है कि जो कि लाई करती है -5 -1 के बीच। अब देखो हम जब भी इंटरवल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हमारे को कोई ऐसी चीज दे दी ना -5 -1, तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि भाई जो हमारी फर्स्ट चीज होती है उसको हमेशा x से डिनोट करेंगे, सेकंड चीज को y से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम नंबर लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, तो नंबर लाइन में हमारे पास क्या बोला गया होता है, हमारे पास बोला गया होता है नंबर लाइन में ये कि देखो यार कोई x है, ठीक है, जो कि लाई कर रहा है -5 -1 के बीच, ठीक है, -5 -1 के बीच। तो इसमें हम क्या चीज देखेंगे भाई, इसमें क्या चीज देखेंगे, तो इधर से तुम्हारे को लग रहा है कि कोई चीज है जो ए 2 पॉइंट के आसपास है, इन 2 पॉइंट के बीच में है, ठीक है, तो तुम कहोगे चल ठीक है भाई रिप्रेजेंटेशन मेरे को समझ आए कि यहाँ पे ये है, लेकिन ये 2 लिखने की क्या जरूरत थी, क्या चुल थी, क्या कौन सा कीड़ा था आपके अंदर, ठीक है, तो मेरे अंदर कोई कीड़ा नहीं था। देखो ये जो होती है, ये चीज होती है हमेशा डिनोट करने के लिए ओपन, सॉरी हाँ, ये जो चीज होती है हमेशा डिनोट करने के लिए ओपन इंटरवल, और ये जो चीज होती है ये होती है क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब ओपन और क्लोज के बारे में समझते हैं। देखो जब भी कोई भी ब्रैकेट, ऐसा राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे को 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई 2 पॉइंट्स दिए होंगे, तो उसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। यानी कि जब भी अगर ये 2 पॉइंट्स है हमारे को दिए है कि भाई साहब कि कोई वैल्यू है x कोई वैल्यू है, कोई मान है, ठीक है, कि x है कुछ है, ठीक है, पर वो जो है वो लाई करता है -5 -1 के बीच, ठीक है। तो ओपन इंटरवल क्या बोलता है कि अगर ओपन इंटरवल है तो वो जो है लाई करेगा -5 और -1 के बीच, लेकिन ओपन इंटरवल में ये चीज है कि वो चीज इनके बीच लाई कर सकती है, मतलब करेगी, लेकिन वो चीज कभी भी -5 या -1 नहीं होगी, वो हमेशा इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू होगा, क्या बीच का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, ये चीज बोलती है ओपन इंटरवल। लेकिन वहीं जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, यानी कि ऐसा एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल अपने पास क्या बोलता है, क्लोज इंटरवल अपने पास ये चीज बोलता है कि देखो भाई साहब कि
जो भी अगर x की वैल्यू है वो जो है लाई कर रही है -5 और -1 के बीच, -5 और -1 के बीच। लेकिन 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 वो जो वैल्यू है वो -5 भी हो सकती है भाई मेरे, और -1 भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ओपन और क्लोज इंटरवल के बीच। अब देखो, जब भी हम ओपन और क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो देखो तुम्हारे को एक चीज तो पता चलेगी, ओपन हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है, x y लिख देता हूं, ओपन हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं और क्लोज हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे को एक बात पता है, इन दोनों को हम साथ में भी लिखते हैं, यानी कि हम कभी कभी इसको ऐसे कॉमा वाई क्लोज, या फिर कभी हम इसको ऐसे कॉमा ऐसे भी लिखते हैं। क्या पता था? बिल्कुल नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे को एक कंसेप्ट मैंने बताया। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि देखो, हमारे पास कोई दो पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मैं वापस कुछ मान लेता हूँ, इन पॉइंट्स को मान लेता हूँ 3 5 3 5, ठीक है। अब 0 और यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 3 और 5 है। अब यहाँ पर ये देखूं तो ये हमारे को क्लोज इंटरवल बता रहा है, क्लोज इंटरवल बता रहा है, यानी कि जो ये वैल्यू है, जो एक्स है, ठीक है, जो एक्स है वो क्या है, वो 3 के बराबर भी हो सकता है। क्या होता है? 3 के बराबर भी हो सकता है। और जो हमारा x है वो 5 तक जा रहा है, लेकिन 5 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो 5 तक जाएगा लेकिन 5 के बराबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर अपना क्या बोल रहा है कि यहां पर जो अपना x है वो 3 के बराबर कभी नहीं आएगा, लेकिन 3 के पास तक जरूर जाएगा। और जो अपना x है वो 5 के बराबर आ सकता है। यहां पर ये चीज लिखी गई है और ये वाली चीज इधर के लिए अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ आती है कि ओपन और क्लोज इंटरवल को हम क्या लिख सकते हैं, टुगेदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक साथ इन दोनों चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। अब किसी भी चीज को अगर हमने बताना है, ठीक है, अब किसी भी चीज को हमने बताना है तो उसकी कोई मैथमेटिकली नोटेशन भी होती है। अब उस नोटेशन को जस्ट थोड़ा सा हम ऐसे जानते हैं कि अगर हमारे को कोई चीज ऐसे लिख के दी हो एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो यहां से एक्स कॉमा वाई, चलो यहां पर ए कॉमा बी लिख देता हूं, ठीक है, ए कॉमा बी, और हमारे पास कोई एक्स पॉइंट है जो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि ए जो हमारे पास एक्स है, क्या है, जो हमारे पास एक्स है, ठीक है, वो लाई कर रहा है ये ये। अब ये जो ये साइन होता है, इसको मैंने जस्ट तुम्हारे को बताया था, इस वाले साइन को, लेकिन अगर इसके नीचे हम एक ऐसा डंडा भी लगा दे तो तुम एक चीज देखो कि इक्वल टू हम किस प्रकार से लिखते हैं, इक्वल टू हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन अगर हम इक्वल टू और इन दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास ये बन जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसे को हमारे पास कोई साइन दिया होगा तो उसका मतलब ये है कि वो जो है चीज, मान लो जैसे यहाँ पर साइन ये है, इसको हम देखते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारे को क्या पता चल रहा है कि जो एक्स है वो छोटा है, ठीक है, एक्स है वो छोटा है बी से, और बी है बड़ा है एक्स से, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला डंडा है ये क्या बता रहा है कि एक्स और बी बराबर भी है। तो यानी कि हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि देखो, जो हमारा एक्स है वो क्या है, वो बी से हमेशा छोटा रहेगा, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा, लेकिन वो बी के बराबर भी हो सकता है। क्या? बी के बराबर भी हो सकता है। जो हमारा एक्स है बी से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन वो बी के बराबर भी हो सकता है, किंतु वो बी से बड़ा नहीं हो सकता। और यहां पे अगर मैं एक चीज देखूं तो मैंने यहां पर दो कंडीशंस एक साथ लगा दी है। दो कंडीशंस क्या लगाई है कि ए जो है, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपको एक चीज दे दिया होता है, आपको एक वो दे दिया होता है, एक मतलब स्टेटमेंट दे दिया होता है कि भाई ये चीज है, इससे बाहर तुमने निकलना ही नहीं है। उसी चीज को कंडीशन बोलते हैं कि इससे बाहर का तुम सोचना ही भी मत, ठीक है। तो ए मैंने यहां पर दो कंडीशन लगा दी, एक यहां पर लगाई है, एक यहां पर। यानी कि एक कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूं कि ए जो है छोटा है एक्स से, या फिर इज स्मॉलर देन एक्स और इक्वल टू एक्स, यानी कि ये छोटा हो सकता है, छोटा होगा एक्स से और इक्वल टू हो सकता है एक्स के। और दूसरी मैंने ये लगा दी कि जो एक्स है वो छोटा है बी से और इक्वल टू हो सकता है बी से। यानी कि यहाँ पे मैं अगर इसको नंबर लाइन पे, इस चीज को अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो मैं किस प्रकार से इस चीज को नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ, तो मैं इस चीज को किस प्रकार से नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ अभी तुम्हारे को जस्ट बताता हूँ। देखो, ये ऐसे एक लाइन खींच दी। अब क्योंकि मैंने इस चीज को नंबर लाइन पे दिखाना है तो यहां पर क्या है कि ए जो है छोटा है एक्स से, ए जो है छोटा है एक्स से, यानी कि छोटी चीज हमेशा लेफ्ट साइड आएगी, यानी कि ए जो है हमेशा लेफ्ट साइड आएगा। मान लो यह मैं नेगेटिव की ओर देखता हूँ, ये सारी चीज मैं नेगेटिव साइड की ओर देखता हूँ, तो यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और -6 मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने दो कंडीशन दी है कि ए जो है छोटा है इक्वल्स टू
एक्स के छोटा है इक्वल्स टू एक्स, यानी कि क्या हो गया कि एक्स जो है क्या आएगा कि एक्स जो है बड़ा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मान लो अगर ए ये है, ठीक है, ए ये है तो एक्स हमारा कहीं यहाँ कहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इससे ऊपर ही आएगा, क्यों, क्योंकि ए जो है हमारा छोटा है एक्स से, ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे को बोल दी कि भाई साहब जो बी है, जो बी है वो बड़ा है एक्स से, क्या है, बी है बड़ा है एक्स से। अब लेट की बी जो है अपने पास ये है, ठीक है। अब अगर बी जो है बड़ा है एक्स से तो एक्स जो है इस तरफ को आएगा, लेकिन यहाँ पर ए है तो ए जो है छोटा है एक्स से, यानी कि एक्स जो है इस तरफ को आएगा। तो इस चीज से क्या पता चल रहा है कि भाई हमारा जो एक्स है ए और बी के बीच रहेगा। सिंपल, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। तो हमारा क्लोज और ओपन इंटरवल का कंसेप्ट यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। और तुम्हारे को थोड़ा मैंने ये जो हमारे पास कंडीशन लगती है, दो कंडीशंस, इनको भी हमने बताया कि ये लाइज बिटवीन, ठीक है, इसको हम लाइज बिटवीन भी कहते हैं, ठीक है। अब ए और बी ये अपने पास क्या था, ये अपने पास क्लोज्ड इंटरवल था, और अगर हमारे पास करली ब्रैकेट है, ठीक है, ये ओपन और ये अपने पास क्लोज। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट कंसेप्ट की और जो की है पता नहीं, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारे पास आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए, और अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो, जो कि मेरे को नहीं लगता कि कोई देख रहा होगा, मैं बस बोल रहा हूँ, लेकिन अगर देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अपनी क्या चीज़ है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चीज़ होती है अपनी पॉइंट्स में। अब कैसे, अब देखो सबसे पहले तो तुम्हारे को किसी चीज़ को नाम देना आना चाहिए। अब किसी चीज़ को अगर तुम नाम दे रहे हो, किस प्रकार से नाम दोगे, अगर मैं तुम्हारे को 4 वर्ड्स दे रहा हूँ, 4 वर्ड्स में एक वर्ड का नाम मैं खुद बताऊंगा, और आपको 4 वर्ड, सॉरी, तो 4 नंबर्स दे रहा हूँ, उन नंबर्स का मैं आप बताऊंगा कि है क्या नंबर, और 2 आप बता देना, ठीक है, 2 नहीं 3 आप बता देना, ठीक है। सबसे पहला नंबर मेरे पास है 4010, दूसरा मेरे पास है 2566, तीसरा मेरे पास है 8932, और चौथा मेरे पास है 5445, ठीक है। अब देखो इनमें से एक की अगर मैं नाम बताऊं तो इसका मैं नाम बताता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब देखो इसका जब हम नाम बताते हैं किस प्रकार से बताते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसी नंबर को लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन तक ये नंबर जा रहा है। सबसे पहले को हम यहाँ पर वंस लिखते हैं, दूसरे को हम यहाँ पर टेंस लिख सकते हैं, तीसरे को हंड्रेड्स, और चौथे को हम थाउजेंड लिखते हैं। अब इसी चीज से हम इसका नाम ले लेंगे, यानी कि 8 के आगे हम 1000 लगाएंगे, तो इसको किस प्रकार से बोलेंगे, EIGHT 8000, 8000 900 में, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, 900, और ये क्या अपने पास 3 टेंस में है और 2 वंस में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 और 2 अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 32, यानी कि जो अपनी लास्ट की 2 डिजिट्स होती है इनको आपस में मिला करके लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या लिखते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसका भी नाम बता दो, इसका भी और इसका भी, अगर तुम कमेंट में कर सकते हो तो। अब डेसिमल पे जब हम पहुंचते हैं, मान लो मेरे पास दिया गया था कि भाई साहब मेरे पास दिया गया है 8352.9117, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार नंबर बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना, तो अगर पॉइंट के बाद अगर कोई तुम्हारा नंबर दिख रहा है तो ये फ्रैक्शनल नंबर होता है कि भाई इस नंबर की ज़्यादा, उतनी ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है अभी के लिए, लेकिन भाई अगर आगे तुम बहुत डीपली जाओगे तो भाई पॉइंट की बहुत ज़्यादा औकात हो जाती है, लेकिन अभी बेसिक समझ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा पॉइंट की औकात नहीं होती। अब देखो इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम देखो नॉर्मली नंबर करते थे तो यहाँ से जाएंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स पे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम डेसिमल के बाद की नंबरिंग करते हैं तो डेसिमल के बाद की नंबरिंग ऐसी नहीं होगी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, नहीं, इसमें वंस ही नहीं होता, ये डायरेक्ट हमारी शुरू हो जाती है 10 से, यानी कि पॉइंट के बाद ये डायरेक्ट टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, और ये 10,000s, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसकी नंबरिंग करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब हम मेनली जानते हैं कि डेसिमल होता क्या भाई। देखो किसी भी चीज़ को हम पॉइंट में जब भी लिखते हैं तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, डेसिमल। उसको हम पॉइंट ही नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं डेसिमल। अब देखो ये जो डेसिमल है बहुत जगह काम आता है, क्यों, क्योंकि पॉइंट से बहुत फर्क पड़ता है। जिसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, उसी प्रकार से पॉइंट से फर्क बैठता है, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखो डेसिमल के कई सारे प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेसिमल आता है वो डेसिमल आता है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, देखो मान लो 1/3 है, सबसे पहले तो किसी चीज़ की डेसिमल कैसे निकालते
निकालते हैं। किसी चीज़ का डेसिमल तब लिख रहे हैं जब वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 1/3 है, इसका अगर मैं डेसिमल निकालना चाहूँ, देखो अगर तुमने पहली वीडियो देखी होगी ना, वो भी शायद 57 मिनट्स के आसपास की है, वो वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट तुम्हारे को बताया था। लेकिन अभी फिर बता देता हूँ कि 1/3 है तो 3 जो है डिवाइड कर रहा है 1 को। अब यहाँ पर अगर ये 3 1 को डिवाइड कर रहा है तो 1 तो छोटा है। अगर 1 छोटा है तो डिवीजन के रूल के हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना चाहिए। ठीक है, क्या लगा देना था, एक पॉइंट लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। अब जैसे ही मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ तो मैं एक जीरो लगाने लायक काबिल बन जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक जीरो लगा देता हूँ। अब 3 3 जा 9 हो जाता है, तो एक 3 यहाँ लिख देता हूँ, 3 3 जा 9। सिंपल डिवीजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, -1। अब यहाँ पर क्या यार, ये वापिस 1 आ गया। अब क्योंकि मैंने पॉइंट लगाया तो मैं एक जीरो तो लगा ही सकता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर वापस देखो तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 वापस 9 आ गया यार। भाई ये चीज़ तो बार बार रिपीट नहीं होगी कि .3333। तो यही चीज़ को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, कि आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, क्या वो है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है अपना, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपना बार बार रिपीट। यानी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उस चीज़ को हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट से पहले हम एक जीरो लगा देते हैं, 0 पॉइंट। अब हो सकता था कि 3 पे ये काम खत्म हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 3 पे ये काम खत्म हो जाए, लेकिन 3 पे ये काम ही खत्म नहीं हुआ। तो हमने क्या किया भाई, जब इसको देखा तो भाई एक और बार 3 लगा, एक और बार 3 लगा, और ये भाई आगे तक 3 करता हुआ ही चल पड़ा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। कि भाई साहब ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसका रिमाइंडर कभी भी तुम्हारे को जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी के चलते हम इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर इसको हमने टर्मिनेटिंग करना है तो कुछ भी नहीं करना है। देखो अब क्योंकि 3 बार बार चल रहा है तो इसको इतना ज्यादा लंबा खींच के तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, .3। ये लाइन ऊपर लाइन खींच दी। अब जिस पॉइंट पे आपने ऐसे लाइन खींची थी ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये जो 3 है ये इतनी बार रिपीट हो रहा है कि भाई इसको तुम लिखते रहो, कागज भी खत्म हो जाएगा लेकिन ये लिखना खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने आप पास आ जाता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में अपने पास क्या होता है, देखो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स मेनली जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें हमारे को मिल जाते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं हमेशा रैशनल में ही मिलेंगे। क्या, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर में मिलेंगे, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमेशा इर्रेशनल में ही मिलेंगे। अब इर्रेशनल में नॉन रिपीटिंग नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जो भाई बहुत आगे तक तो जा रहे हैं लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे, वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट नहीं हो पा रहे। कैसे, अब अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ पाए, अब ये जो पाए है ये एक चीज़ है, मैथमेटिकली प्रूवन चीज़ है, यानी कि ये बोलूँ पाए बहुत खतरनाक चीज़ है जिसके बारे में कुछ टाइम बाद हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक कर रहे हैं, साथ साथ इंटरमीडिएट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, मात्र 2 वीडियोस में। अब क्या होता है कि ये जो पाए है इसकी हमारे पास एक वैल्यू दी गई होती है जो कि होती है 22/7। अगर हम 22/7 लिख रहे हैं यानी कि 7 जो है 22 को डिवाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो 7 3 जा 21। अब नीचे मैं देख रहा हूँ मेरे पास रिमाइंडर में 1 आ रहा है, तो अगर मैं देखा जाए तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे को अगर आइडियल तरीके से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो नीचे तो मेरे को क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या करूँगा कि भाई यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर एक 0 कर देता हूँ ताकि ये 10 बन जाए। अब जब ये 10 बन गया तो मैं 7 से बड़ा हो गया, क्यों, 10 बन गया, 7 से बड़ा हो गया। तो इस पॉइंट पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई चल 10 जो है 7 से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर से 3 आ गया। अब कोई नहीं, मैंने पॉइंट लगा रखा है तो 0 में लगा ही सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं देखूँ तो 7 4 जा मैं कर सकता हूँ, है ना, आई थिंक सो 7 4 जा मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ जो कि 28 आ जाएगा। लेकिन फिर से देखूँ तो यहाँ पर 2 आ गया और 0 अगर मैं वापस डालता हूँ तो यहाँ पर 20 बन जाता है। अब मेरे को 7 2 जा 14 करना पड़ेगा। तो भाई इस चीज़ से ये बहुत ही आगे तक बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और इसका एक एंड प्रोडक्ट आएगा जो कि भाई सही बोलूँ तो
इस पूरे पीसी पे मेरे को लिखना बहुत मुश्किल बैठ जाएगा, इसलिए मैं इसका एक थोड़ा-सा लिखता हूँ, जो कि हम मेनली लिखते हैं 3.14। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसके नंबर पता है कैसे जाएँगे? 3.14159265 एंड कैरी ऑन। लेकिन इस चीज़ में जो तगड़ी चीज़ है, जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं ना, रिपीट नहीं होंगे, ठीक है? रिपीट होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये एक इरेशनल नंबर में काउंट हो गया, और क्या है, ये एक रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है? तो ये अपना आया डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर तुम एक्सपेंशन क्या ही बोलो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? बहुत ही मज़ेदार तरीके से हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। क्या जानेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब ये प्रॉपर्टीज जानने के बाद आप उसमें रह सकते हो, मजाक कर रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे जो कि भाई इसमें यूज होती है, मैथ्स में भरपूर तरीके से यूज होती है, लगभग हर जगह ये प्रॉपर्टीज यूज होगी, ठीक है? और इस प्रॉपर्टी के बाद ये वाली वीडियो भी खत्म हो जाएगी इन सभी प्रॉपर्टीज के बाद। तो सबसे पहली जो अपने पास प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी है अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले हमने पिछली वीडियो में कुछ चीजें समझी थी, जैसे कि हमने समझा था इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है? इंटीजर्स को हम शायद जेड से डिनोट करते थे, ठीक है? इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने ये देखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने ये भी देखा था इर्रेशनल क्या होते हैं, हमने रियल नंबर पढ़े सारे, ठीक है? हमने होल नंबर पढ़े, हमने नेचुरल नंबर पढ़े। तो ये सारे नंबर आखिर में है क्या? ये एक टाइप ऑफ सेट है। क्या है? सेट है। अब एक सेट क्या होता है? देखो, एक सेट ये चीज होती है जिसमें भरपूर तौर पे एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? भरपूर तौर पे एलिमेंट्स होते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं जिसमें भरपूर तौर से एलिमेंट भरे हुए होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स तुम्हारे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्कूल एक सेट है। क्या है? SCHOOL, स्कूल इज अ सेट। अब सेट कैसे? क्योंकि सेट इसलिए है कि स्कूल में हमारे पास एलिमेंट्स के नाम पे स्टूडेंट्स है, ठीक है? टीचर्स है, ठीक है? तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं स्कूल इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है? यानी कि भाई एक स्कूल ऐसा सेट है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर एज अ एलिमेंट है, ठीक है? तो सेट कुछ भी हो सकता है और उसके अंदर एलिमेंट्स भी कुछ भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हुए देखें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी का चीज बोलत है। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलत ये है कि देखो, अगर कोई एक स्पेसिफिक सेट है, मान लो हम यहाँ पर इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, तो इंटीजर्स की वो क्या थी हमारे पास डेफिनेशन की? भाई एक ऐसी चीज जो पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करती है और नेगेटिव में भी, ठीक है? तो अगर इंटीजर का सेट है, ठीक है, और इस पे हम कोई ऑपरेशन चलाते हैं, क्या चलाते हैं? कोई ऑपरेशन चलाते हैं, तो वो जो है क्या बनेगी? वो अपने पास आ जाएगी ऑपरेशन अपना, प्लस या माइनस का कोई ऑपरेशन चलाते हैं, और वो ऑपरेशन जो है अपने पास दे देता है सेम एलिमेंट्स फ्रॉम दैट सेट, सेम एलिमेंट्स फ्रॉम दैट सेट। यानी कि सेम चीजें जो सेट में पहले से ही बिलोंग करती है, वही चीजें अगर इन ऑपरेशंस के बाद हमारे को मिल जाती है, तो हम इस चीज को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम इंटीजर्स में किस प्रकार से लिखे? मान लो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है? तो मैंने एक पॉजिटिव का ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैं? एक पॉजिटिव का ले लेता हूं 6, ठीक है? और एक नेगेटिव, पॉजिटिव का 6 प्लस नेगेटिव का 12। अब देखो, हम जब भी प्लस माइनस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, इधर भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी आती है? अब देखो, हम यहां पर जब भी किसी चीज के नेचर के बारे में जानते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसके आगे तरफ ये साइड देखते हैं, ये वाली साइड देखते हैं। अब अगर उसकी इस साइड पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो समझ जाओ कि वो क्या है? एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन इस साइड अगर नेगेटिव लिखा है, तो ये समझ जाओ कि ये 6 है, नेगेटिव को बिलोंग करता है। अब ये जो 6 है, ये अपना पॉजिटिव को बिलोंग करता है, और ये जो 12 है, ये अपना माइनस यानी नेगेटिव को बिलोंग करता है, ठीक है? अब इन चीज के बेस पर भी हमारे को ऑपरेशन सेट करने पड़ते हैं। ऑपरेशन सेट इन द सेंस हमारे को देखना पड़ता है कि भाई साहब ये चीजें बनेगी भी कि नहीं, ठीक है? तो इस चीज के लिए हमारे पास 3 चीजें कि अगर हमारे साथ प्लस और माइनस एक साथ आ जाए, तो उसमें हम प्रेफरेंस माइनस को देंगे, ठीक है? हमारे पास अगर प्लस और प्लस एक साथ आ जाए, तो प्रेफरेंस दोनों को ही यानी कि प्लस ही होगा। और अगर हमारे पास दोनों में माइनस आ जाए, तो हम प्रेफरेंस भी प्लस को ही देंगे, ठीक है? यानी कि अगर दोनों जो है अपने पास माइनस के होंगे, तो हम प्रेफरेंस प्लस को देंगे, दोनों प्लस के होंगे तब भी प्रेफरेंस प्लस को जाएगा, और अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तब प्रेफरेंस जो है हमारा माइनस के लिए चले जाता है, ठीक है? अब देखो, यहां पर अगर देखूं तो ये प्लस का है, इस साइन को अगर देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है? क्या
प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्रेफरेंस माइनस को दे दी, माइनस का 12। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्या ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्रेफरेंस माइनस को देंगे, यानी कि हमारा ये बन जाएगा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12। ठीक है, अब 6 माइनस 12 अपने पास क्या आता है 6। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, क्यों, क्योंकि जब हम इंटीजर्स में प्लस या माइनस कर रहे हैं, क्या इंटीजर में प्लस या माइनस कर रहे हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगर तुम्हारे को बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आई होगी। ठीक है, अगर हम इंटीजर में प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हम हमेशा इंटीजर का साइन भी देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी मैंने बोला कि भाई अगर तुम किसी चीज़ का नेचर जानना चाहते हो कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो तुम उसे किस प्रकार से जानोगे, तुम उसके आगे का पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट देखोगे, पक्की बात। ठीक है, अब यहाँ पर 6 का ये वाला पार्ट पॉजिटिव था और इसका ये वाला पार्ट नेगेटिव था। अब इसको जब हमने बिल्कुल एंड प्रोडक्ट तक ले गए, ये वाले सारे फॉर्मूला लगा के बिल्कुल एंड प्रोडक्ट तो ले गए, तो एंड हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब जो एंड है वो क्या है हमारे पास 6 माइनस 12। अब इसमें भी हम सेम चीज़ देखेंगे कि भाई इनका नेचर क्या है। तो 6 जो है अपने पास पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं लगा, और जिसके पीछे कुछ भी नहीं लगता वो हमेशा पॉजिटिव का होता है। ठीक है, और इधर जो है इधर 12 है, इसकी इधर क्या लगा, इसके इधर लगा है अपना क्या माइनस। ठीक है, अगर इसके पीछे माइनस हमारे को दिख रहा है, ठीक है, इसके पीछे हमारे को क्या दिख रहा है माइनस, अगर हमारे को दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जो 6 है वो पॉजिटिव को बिलोंग करता है और जो 12 है वो नेगेटिव को बिलोंग करता है। बहुत बढ़िया। अब अगर 6 जो है पॉजिटिव को बिलोंग करता है, 12 अगर नेगेटिव को बिलोंग करता है, तो भाई हम आंसर में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, तो हम उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे जो एक्चुअल में बड़ी डिजिट होगी। अब जब हमने बड़ी डिजिट देखनी है तो हमने ऐसा देखना है कि भाई इनमें कोई साइन ही नहीं लगा है। अब 6 और 12, मैं माइनस 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 और 12 की बात कर रहा हूँ। तो 6 और 12 में से बड़ा कौन है, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आता है बड़ा हमारे पास 12 है, और 12 के आगे क्या लगा है माइनस, तो यानी कि माइनस का 6। यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसके आगे जो हमारे पास साइन लगेगा, इसको तुम आगे बोलो पीछे बोलो जो भी, यानी कि उसके साथ जो हमारे पास साइन मिलेगा ना, उस साइन को ही हम इधर लिख देते हैं। यानी कि 6 माइनस 12 में हम देखें तो 12 का जो मेजॉरिटी साइन, यानी कि 12 किस चीज़ के लिए बिलोंग कर रहा था, नेगेटिव के लिए। ये देखो 12 नेगेटिव पे बिलोंग कर रहा है और 6 जो अपना पॉजिटिव पे बिलोंग कर रहा है। और अगर हम 6 और 12 को देखें, इधर हमने कोई नंबर नहीं देखना है, कोई साइन नहीं देखना है, सिर्फ 6 और 12 को देखें, तो यहाँ से हम क्या चीज़ पता लगा पा रहे हैं कि भाई साहब 6 जो है छोटा है, 12 जो है बड़ा है। यानी कि जो 12 का हमारा नेचर है उसी नेचर का हमारे पास आंसर आएगा, जो कि आ गया -6। ठीक है, ये थी अभी हमने जो बताया, वो क्या बताया कि इंटीजर्स में प्लस माइनस किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो बोलती है कि भाई कोई भी एक सेट ले लो, जैसे मैंने लिया था इंटीजर्स का सेट, कोई भी एक सेट ले लो, उसके अंदर के एलिमेंट्स पे अगर तुम कोई ऑपरेशन चलाते हो प्लस माइनस या एडिशन सब्सट्रैक्शन का, तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आंसर आएगा ना, आंसर, ठीक है, वो जो है क्या आना चाहिए, जो फाइनल आंसर आना चाहिए ना, वो फाइनल आंसर जो है हमारे पास आना चाहिए क्या है, उसी सेट का एक एलिमेंट। ठीक है, उसी सेट का एक एलिमेंट। और वो कैसे होगा, अब मान लो मेरे पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स में मैंने अभी पीछे क्या लिया था, एक लिया था 6 और एक माइनस का 12, तो 6 प्लस माइनस का 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो है इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास इसी का एक सेट का जो है एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व जब मैंने किया तो पिछले में मेरे पास आया माइनस का 6, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस का 6। अब देखा जाए तो ये दोनों भी इंटीजर्स है, ठीक है, क्या 6 भी इंटीजर है, -12 भी इंटीजर है। तो यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को के बीच ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इन द सेंस इनको एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, तो मेरे पास एंड प्रोडक्ट आता है माइनस का 6। ठीक है, जो कि खुद एक इंटीजर है। यानी कि इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो समझाने के लिए वापस एक और बार इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ कि भाई साहब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें ये बोला जाता है कि भाई कोई भी सेट का कोई एलिमेंट्स अगर हम पे कोई ऑपरेशन प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का कोई ऑपरेशन चलाते हैं और सेम चीज़ आ जाती है, क्या आ जाती है, सेम चीज़ जो है, यानी सेम चीज़ इन द सेंस सेम सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेम सेट के एलिमेंट्स। अब इंटीजर्स में इनफाइनाइट तक है, ठीक है, पर पॉजिटिव और नेगेटिव में है।
ठीक है। तो सेम सेट के अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उस पॉइंट पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है इस चीज़ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। क्यों? क्योंकि सेम सेट के एलिमेंट्स को हमने जब आपस में प्लस माइनस किया तो भैंस की टांग उसी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ गए, प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपने पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने पास आती है वो आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर तुमने कान नॉर्मली पकड़ने हैं या घुमा के पकड़ने तुमने कान ही है। ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती ये है कि भाई तुम कान को सीधे तौर पे पकड़ो या घुमाकर, हाथ घुमाकर अगर तुम अपने कान को पकड़ो, पकड़ने भाई जी तुमने कान ही है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से अपने कान होते हैं। ठीक है। पकड़े तुमने भाई जी अपने कान ही है। कैसे? देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर तुम चलो इसको मैं पहले ए को बी में प्लस करो या बी को ए में प्लस करो आंसर सेम आएगा। अगर तुम ए को बी में मल्टीप्लाई करो या फिर बी को ए में मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? देखो, अगर ए की जगह मैं 5 ले लेता हूँ और बी की जगह मैं 4 लेता हूँ, अगर तुम 5 को 4 में प्लस करो, ठीक है, 5 को 4 में प्लस करो या 4 को 5 में प्लस करो या फिर 4 को 5 में प्लस कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर सेम ही आएगा। क्या? 5 प्लस 4 9 और 4 प्लस 5 9। बहुत बढ़िया। और वहीं पर अगर तुम ए को बी में, यानी कि अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तब भी तुम्हारे पास आंसर सेम आएगा। 5 4 सा 20 और 4 5 सा 20। ये होती है अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि भाई साहब तुम कान सीधे तौर से पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, कान ही पकड़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था? ये जो चीज़ है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये मेनली 3 चीज़ों पे लगती है। किस पे लगती है? मेनली 3 एलिमेंट्स पे लगती है जिनको तुम प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो। अब मान लो मेरे पास एक चीज़ दी है कि ए प्लस, और ब्रैकेट में मेरे पास कोई चीज़ है कि ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि भाई साहब ए प्लस सी प्लस डी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सी प्लस ए प्लस डी। बहुत बढ़िया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी प्लस ए प्लस सी। भाई साहब आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी तुम अगर कोई प्लस माइनस का काम कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी लगती है जो कि होती है बोर्ड मास। ठीक है। अब बोर्ड मास प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, बोर्ड मास प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे अगर तुम लगाओगे तुम्हारे पास पैसा ही पैसा। मजाक कर रहा हूँ। बी का मतलब होता है, बी ओ का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है। ब्रैकेट। ठीक है। ओपन ब्रैकेट ओपन। भाई अभी तुम स्पेलिंग्स पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि भाई जब मैं मैथ्स करा रहा हूँ स्पेलिंग्स पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इंग्लिश के दौरान स्पेलिंग्स पे ध्यान दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो बी ओ का मतलब है ब्रैकेट ओपन। ठीक है। डी का मतलब है डिवाइड। ठीक है। एम का मतलब है मल्टीप्लाई। ए का मतलब है, सॉरी एक ही ऐसा आना था। ठीक है। ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। अब बोर्ड मास कब लगता है? बोर्ड मास तब लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें भाई प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है और ब्रैकेट भी है। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैं लिखता हूं कि 5 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं प्लस 6 इंटू 2 ठीक है, माइनस का 8। ठीक है। अब मेरे पास इतना कुछ है, अब मैं सॉल्व क्या करूं? तो इधर हमारा बोर्ड मास क्या बोलता है कि जो सबसे पहली चीजें हैं उनको पहले पहले सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले बोर्ड मास बोलता है कि ब्रैकेट जो उसको ओपन कर लो। अब यहां से ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो 2 प्लस 5 मेरे पास क्या आ जाता है? 2 प्लस 5 7। ठीक है। तो 5 प्लस 7। ठीक है। प्लस, अब देखो ब्रैकेट ओपन के बाद उसने डिवाइड को बोला, तो यहाँ पर डिवाइड करने को मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा यहाँ पर लेटस से कि यहाँ पर डिवाइड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 दिया गया। ठीक है। अभी 2 दिया गया है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को एज इट इज लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बोला है कि भाई ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद बोला कि डिवाइड कर लो। चलो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई ये हो रहे हैं दोनों, हाँ, तो ये 12 हो गया। माइनस, अब इन दोनों को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये आ गया अपने पास 4। बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब यहाँ पे इतना हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ऐड में बोलते हैं कि सबसे पहले चीज़ों को ऐड करो, यानी कि ऐड करो, यानी कि हम पहले ये नहीं करेंगे कि 4 को 12 में माइनस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले हम इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इन सभी चीज़ों को हम पहले यह कर देंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मैं 17 + 7 कर देता हूँ। क्या? 17 + 7 यानी कि 24 - 4। अब इस सभी को तुम प्लस करोगे तो भाई कैलकुलेटर से भी यही चीज़ आएगी। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तारीफ कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? 24 - 4। ठीक है, अब इसमें मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा मेरे पास? एकदम से 20। ठीक है, और वहीं अगर मैं इधर कहीं पर बोर्ड मास का इस्तेमाल नहीं ना करता तो मेरे पास 20 आंसर ही नहीं आता। ठीक है, अगर मैं इधर बोर्ड मास का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता तो यानी कि बोर्ड मास हमारे को बताता है किस प्रकार से अगर हमारे को एक ही क्वेश्चन में 5, 6, 7, 8 जितने भी ऑपरेशंस लगते सारे ही दे दिए तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। वो बोलता है कि पहले तुम ब्रैकेट ओपन करो, अगर ब्रैकेट दिया है तो ओपन कर दिया, फिर बोलता है डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइड करने को था, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, फिर बोलता है कि मल्टीप्लाई करने को, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर बोलता है बाबू कि एडिशन करना है तुमने, उसके बाद तो जो भी हमारी एडिशन की चीजें थी पहले वो की, फिर कहा सबसे एंड में होना चाहिए अपना पास सब्सट्रैक्शन, तो सबसे पहले एंड में हमने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। तो यानी कि बोर्ड मास अपने को बोलता है कि भाई साहब ऐसा है कि जो भी चीज है, जो भी तुमने ऑपरेशन कर रहे हो मेरे अंडर ही करोगे, क्योंकि मैं हेड डॉक्टर हूं, तुम लोग तो अभी जस्ट नर्स की पोस्ट पे आए हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने बताई तुम्हारे को बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, अब जो मेन चीज हमने समझनी थी वो चीज थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो यार बेसिक मैथ्स है और इस मैथ्स को भाई इस तरीके से समझाऊंगा तुम्हारे को और चीजें भी समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, समझेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे कि हमने बोर्ड मास में देखा तो बोर्ड मास में हमने पहले ये प्लस नहीं करना है, पहले हमने ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करना है तो मैं यहाँ पर मान लो कुछ चीजें रख लेता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 2 है, बी की वैल्यू है हमारे पास 6 और सी की वैल्यू है मेरे पास 4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू क्या डाल देता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, a + c + d। ठीक है, a + c + d इसको सॉल्व करता हूँ। a मेरे पास 2 है, प्लस c क्या है मेरे पास 4 और d क्या है मेरे पास, d है मेरे पास सॉरी b की वैल्यू नहीं d है। ठीक है, d है मेरे पास 6। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 + 6 10 और यहाँ पर आएगा 2 + 10 और मेरे पास आ गया 12। चलो जी, इसका जो आंसर है वो 12 आया मेरे पास। ठीक है, अब c + a + d को देखते हैं, c + a + d को देखते हैं। c मेरे पास क्या है, c मेरे पास 4 है, a क्या है मेरे पास, a मेरे पास 2 है, d मेरे पास 6 है। अब 2 + 6 8। ठीक है, और इसको जब करूंगा तो इधर भी 12 आ गया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास 12 आ जाता है। अब d + a + c को अगर मैं देखता हूँ, d मेरे पास 6 है, ठीक है, a मेरे पास 2 है और c मेरे पास 4 है। ठीक है, 4 है, 2 + 4 क्या आ जाता है मेरे पास, 2 + 4 6 और 6 + 6 अपने पास आ जाता है 12। यानी कि अगर तुम क्या करो कि अगर तुम भाई बाहर जा करके अपने दोनों दोस्तों को घर के अंदर छोड़ दो तब भी तुम्हारा काम इक्वल ही होगा, या अपने एक दोस्त को बाहर भेज दो और तुम 2 दोस्त आपस में घर पे रहो तब भी भाई साहब तुम्हारा काम जो है इक्वल ही होगा। और अपने जो तीसरा दोस्त था उसको घर से बाहर भेज दो दूसरा काम करने के लिए, और जो तुम्हारा पहला दोस्त और तुम हो वो अगर घर पे रह के काम करते हो तब भी भाई काम सेम ही होगा। यही चीज बोलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि a + c + d हो या c + a + d हो या d + a + c हो, भाई काम एकदम बराबर होगा, आंसर एकदम सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास आती है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यार अगर तुम्हारे कोई इंटरप्शन आ रही होगी बीच में तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलत है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी चीज को तुम एकदम से सॉल्व करो या किसी चीज को तुम ब्रैकेट में सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। यानी कि अगर मेरे पास दिया गया है कि भाई साहब 1 मिनट, किस प्रकार से मैं इसको बोल सकता हूँ, हाँ मैं इसको इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि मेरे पास दिया गया है a × b + c। ठीक है, a × b + c, या इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या तो b × a + c × a, या तो इस a को दोनों से अंदर से मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे को ब्रैकेट ओपन करना नहीं आता कि भाई साहब ब्रैकेट कैसे ओपन करते, भाई तुम जस्ट कमेंट कर दो, वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखो
इसमें हमने किस प्रकार से किया है कि हमारा जो b प्लस सी है, अगर मैं यहाँ पर a की जगह वापस से क्या ले लेता हूँ, a की जगह 1 ले लेता हूँ, b की जगह 2 ले लेता हूँ, c की जगह 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 इंटू बी क्या है अपने पास 2 प्लस 3। अब यहाँ पर इसको करता हूँ तो 2 प्लस 3 अपने पास क्या आ जाता है, चलो a की जगह मैं यहाँ पर 1 की बजाय a की जगह यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है ये, हाँ। तो 2 प्लस 3 अपने पास आ जाता है 5, और 4 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आ गया 20। और वहीं अगर मैं इसको इस प्रकार से करता कि b इंटू ए और c इंटू ए, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर एंड में दोनों को अगर मैं आपस में प्लस कर देता हूँ तो क्या होगा, तो देखो होगा क्या, होगा कुछ इस प्रकार से कि भाई साहब अपना जो है सबसे पहले b की वैल्यू ली देंगे 2 इंटू ए है अपने पास 4, प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू ए है अपने पास 4, ठीक है। तो 2 4 जा 8 प्लस 3 4 जा 12। अब इसको अगर तुम प्लस करोगे तब भी 20 आ गया। तो इसमें ये नॉर्मली क्या बोलना चाहता है, इसमें ये ऐसा कुछ बोलना चाहता है कि देखो भाई ऐसा है कि जो तुम कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करोगे, ठीक है, जो तुम 3 दोस्त मिल करके ए बी और सी मिल करके जो तुम तीनों दोस्त कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करोगे, या फिर तुम जो इंडिविजुअल एक एक दोस्त के साथ बात करोगे, बात तुम्हारी सेम ही होगी, ठीक है। अगर तुम 3 दोस्त मिलकर एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस पे ले रहे हो तब भी तुम सेम ही बात कर रहे हो, और वहीं पर अगर तू एक बंदे को कॉल कर रहा है उसके बाद दूसरे को कॉल कर रहा है तो उस पॉइंट पे तू सेम ही बात कर रहा है। यही चीज़ बोली गई है किसमें, यही चीज़ बोली गई है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब इसके बाद 2 एलिमेंट्स आते हैं, जस्ट 2 एलिमेंट, उसके बाद अपनी वीडियो भी खत्म हो जाती है। अब वो 2 एलिमेंट्स क्या क्या है, और वो 2 एलिमेंट्स है, एक है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी यही होती है शायद स्पेलिंग, एलिमेंट्स, और दूसरा है हमारे पास इनवर्स एलिमेंट्स, इनवर्स एलिमेंट्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बहुत तगड़ी चीज़ है बाबा जी, मतलब एक बार ही समझोगे बार बार आओगे मजे ले जाओगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स अपने पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद उस चीज़ का ओरिजिनल फॉर्म नहीं मतलब बिगाड़ते। कैसे, अब अगर मैं एडिशन में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बोलूँ, जो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपने पास 0 आएगा, या फिर सब्सट्रैक्शन में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलूँ वो भी अपने पास 0 ही आएगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलूँ तो 1 आएगा, और अगर मैं डिवीजन में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बोलूँ तब भी 1 आएगा। अब तुम बोलोगे भाई साहब कहाँ बोलना चाहते हो, देखो अब अगर मैं 5 में प्लस 0 कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या है 5, यानी कि मैं कोई ऐसा एलिमेंट जो है वो ऑपरेशन में लिया कि भाई उसने ऐसा ऑपरेशन किया है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज ही नहीं हुई, ठीक है, यानी कि उसने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर मैं 5 में 0 को प्लस कर देता हूँ तब भी मेरे पास 5 आएगा, या फिर मैं 6 में 0 को माइनस कर देता हूँ तब भी मेरे पास 6 ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं कि अगर तुम उस पर प्लस माइनस करते हो तो वो क्या होता है, वो वही ओरिजिनल फॉर्म दे देता है जिसके साथ तुम उसके प्लस माइनस का जो भी टंटा है वो कर रहे थे। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 1 जो है वो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। कैसे, अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से तो 7 1 7 ही आएगा, 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से तो 8 1 8 ही आएगा, यानी कि ये ऑपरेशन इसके साथ कर रहा है। तो भाई जो ओरिजिनल चीज़ थी वो ओरिजिनल चीज़ ही आगे हमारे को मिल गई। और वहीं अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं डिवाइड करता हूँ 28 को डिवाइड करता हूँ 1 से, तब भी मेरे पास क्या आएगा, 28 को डिवाइड करता हूँ मैं 1 से, ठीक है, तो क्या आएगा भाई साहब, ये चीज़ गलत हो जाएगी। कैसे 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 गलत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 28/1 में अगर लिखता हूँ तो भाई इसका मतलब 28 ही रहता है, ठीक है। क्या 28/1 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका जो मतलब है वो क्या है, वो 28 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 128, ठीक है, 128 ज़ा ठीक है, 128 ज़ा 28, लो जी 0, ठीक है। तो यानी कि डिवीजन में भी जो 1 है अपना वो क्या है, वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं, कि अगर उसको तुम किसी के साथ डिवाइड कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ के साथ तुम उसे डिवाइड कर रहे हो, एंड में वही चीज़ तुम्हारे को वो थमा देगा आंसर के रूप में। यानी कि अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि भाई अगर 2 को 1 डिवाइड कर रहा है यानी ऐसे,
ठीक है, अगर ये हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि आंसर जो 2 ही आएगा। यानी कि 1 एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है। और 0 ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस और माइनस में। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, एक और बारी बताता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ अगर तुम कोई भी चीज़ ऑपरेट करते हो, कोई भी चीज़ ऑपरेशन में लाते हो और वो चीज़ जो है आगे तुम्हारे को क्या दे देती है, सेम वैल्यू दे देती है, तो वो अपनी एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे को सेम वैल्यू क्या थी, 0 ने हमारे को यहाँ पर सेम वैल्यू पकड़ा दी। जैसे हमने 5 के साथ 0 को प्लस किया तो हमारे पास 5 ही आ गया, 6 के साथ 0 को माइनस किया तब हमारे पास 6 ही आ गया। यानी कि 0 जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। और वहीं पर 1 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 7 आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 8 आ गया। यानी 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। और वहीं पर अगर मैं देखूँ 28 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो जो है मेरे पास 28 ही आएगा। और 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तब भी 2 आएगा। यानी कि 1 जो है मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है एज, क्योंकि जिस चीज़ के साथ ये डिवाइड हो रहा है वही चीज़ ये आंसर में दे रहा है, वही चीज़ जो है ये बिल्कुल आंसर में मेरे पास पकड़ा देता है, ठीक है। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज़ ये आगे आंसर में पकड़ा देता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोल दिया गया। अब नेक्स्ट आता है इनवर्स एलिमेंट। क्या, इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट कहा है बाबूजी, इनवर्स एलिमेंट सोचने वाली चीज़ है। अब देखो इनवर्स, सबसे पहले अगर हम इनवर्स का मतलब समझे तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा कैसे, अब अगर मैं इस ए को लिखता हूँ, ठीक है, ए को लिखता हूँ तो ए का उल्टा क्या होगा, 1/a, ठीक है। और मैं +5 को लिखता हूँ तो +5 का उल्टा क्या होगा, -5, ठीक है। अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो वही चीज़ होती है इनवर्स। अब इनवर्स का असली मतलब क्या होता है कि इनवर्स एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन पे ऑपरेशन करके हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, ऑपरेशन करके उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। अब देखो हमारे पास जो हमारे पास प्लस माइनस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट था वो क्या था, 0, ठीक है। प्लस माइनस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 था, ये देखो प्लस माइनस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे प्लस माइनस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो मेरे पास इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, देखो इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जिससे हम प्लस माइनस करें तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। तो यानी कि अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ तो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले 5 का इनवर्स क्या हुआ, 5 का, ठीक है, इसको मैं प्लस माइनस कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 5 का इनवर्स हुआ -5, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में ऑपरेट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0। अब ये भी नहीं है तो तुम ये रख लो कि -12 का उल्टा क्या हुआ, +12, ठीक है, +12। अब अगर जैसे तुम्हारे को जस्ट पहले बताया प्लस माइनस माइनस प्लस वाला सिस्टम कि भाई प्लस 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 होता है, प्लस और माइनस कभी आ जाए तो हमेशा माइनस को प्रेफरेंस देती है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस आ रहा है यानी कि हमारा माइनस को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 और 12 आपस में अगर माइनस होंगे तब हमारे पास 0 आ गया। यानी कि हमारे पास जो इनवर्स है वो क्या है, ये यानी कि ये जो है आपस में इक्वेट होकर के हमारे को क्या दे रहे हैं, एलिमेंट जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास ए है, ए की जगह मैं लिखता हूँ मेरे पास 5 है, ठीक है, 5 भी नहीं यार, 5 बार यूज़ कर लिया, मेरे पास 6 है, ठीक है। अब मेरे पास 6 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसी के इनवर्स से। अब 6 का इनवर्स क्या आ गया, 1/6। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर रहे हैं ना तो भाई 1/6 आएगा इसका इनवर्स। और अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करें तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि जो माइनस का इनवर्स होता है वो इक्वल्स टू प्लस होता है और प्लस का इनवर्स हमेशा माइनस होता है। और वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स देखा जाए तो वो एक डिवीजन होती है, और डिवीजन का इनवर्स देखा जाए यानी डिवाइड का उल्टा देखा है तो मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनको जब मैंने उल्टा किया, 6 का उल्टा डिवीजन में आया 1/6, ठीक है। तो इसको ऐसे काट दिया, मेरे पास आ गया 1, यानी कि ये जो है एक इसका क्या आ गया, इनवर्स आ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे 1/6 क्यों आया, क्योंकि नॉर्मल किसी भी चीज़ की फॉर्म हो, मान लो अगर 5 भी लिखा है तो हम इसको एज अ रैशनल फॉर्म में 5/1 लिखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 8 लिखा है तो इसको एज अ रैशनल फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, ठीक है, 8/1 लिख सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया।
और भाई इसी के साथ अपनी ये वाली वीडियो भी हो जाती है खत्म। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। लगभग 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर जो है मैं डाल रहा हूँ, और भाई अभी तो भाई नंबर सिस्टम खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है, और अभी बेसिक शुरू हुआ है। अगर तुम्हारे को जेन्युइनली पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। भाई सब्सक्राइब से ज़्यादा बढ़िया है कि चैनल को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।